जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटी में आज हम लोग भाग 5 तक पहुंच गए हैं। भाग 5। भाग 5 से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जैसे आपका संविधान शुरू हम किए थे, पॉलिटी शुरू किए थे, इसमें शुरू दिन पढ़ाया प्रस्तावना। प्रस्तावना इसके बाद भाग 1, फिर पढ़ाया भाग 2, फिर पढ़ाया भाग 3, भाग 4, फिर 4 का फर्स्ट पढ़ाया। और आज हम लोग कहाँ तक आ गए? भाग 5 तक आ गए। तो भाग 5 तक आ गए, तो भाग 5 को हम लोग देखते हैं क्या वो करता है। भाग 5 में पढ़ना है संघ। क्या पढ़ना है? संघ। संघ में आपको 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक हुआ करते हैं। सब आर्टिकल को बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, संघ को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है कार्यपालिका, विधायिका और क्या? न्यायपालिका। कार्यपालिका के हम लोग आर्टिकल बात करते हैं तो 52 से लेकर 78 तक ला। वही 79 से लेकर 123 तक का विधायिका है। और 124 से लेकर 147 तक का क्या है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका के बाद 148 से लेकर 51 तक का CAG है ना। आगे बात कर लेंगे हम लोग। चलिए, यहाँ तक अब समझ गए। तो कैसे हम लोग संघ के पढ़ेंगे? संघ में हम लोग को पढ़ेंगे। अगला शुरू करेंगे हम एक कार्यपालिका, तो इसमें बात करेंगे राष्ट्रपति से शुरू करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या हुआ करता है कार्यपालिका, क्या विधायिका हुआ करता है ना। जैसा जैसा कि नोट में लिखा गया है कि हमारे देश में 3 अंगों के माध्यम से शक्ति पृथक्करण को सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। जैसे शक्तिकरण की एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसे संघ की कार्यपालिका आते हैं हम लोग। संघ की कार्यपालिका में क्या है? संघ की कार्यपालिका आर्टिकल आप देख रहे हैं कि 52 से लेकर 78 तक ला। इस संघ की कार्यपालिका में क्या क्या हुआ करते हैं, इसे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे संघ की कार्यपालिका एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। अस्थाई में जैसे हो गया IPS, IAS, ETC, बहुत सा ऐसा है। और अस्थाई में जो है ना, ये परमानेंटली हो जाते हैं, जबकि ये परमानेंटली नहीं है। जब PM CM ये सब जो है परमानेंटली नहीं है। ये हर 5 साल पर क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। इसमें होता है कि सत्ता, इसमें आपको अस्थाई में कि आपको बहुमत है तो आप इसमें हैं, और बहुमत नहीं है तो क्या हो सकते हैं? आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये अस्थाई होते हैं, इसके रिजल्ट आने के बाद क्या हो जाते हैं कि परमानेंटली में हो जाते हैं, है ना। इसलिए स्थायी और अस्थायी में बांट दिए थे। तो कार्यपालिका में हम लोग पहली बार बात करेंगे। संघ के पढ़ रहे हैं तो संघ में हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति आर्टिकल दिया गया है 52 से लेकर 62 तक। हालांकि 52 से 62 का लिखा गया है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसे आगे भी पढ़े हम लोग जाएंगे, इसे बहुत आगे तक भी जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से 52 से 62 तक हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन बीच बीच में आगे वाला भी बात करेंगे। जैसे जो इससे जो रिलेटेड होगा राष्ट्रपति से आगे आर्टिकल है, उस आर्टिकल को साथ ऐड करते चलेंगे। चलिए, आर्टिकल हम लोग 52 में आते हैं। पहली बार 52 में क्या है? 52 में 52 बोलता है कि आर्टिकल 52 में क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान से समझेंगे। बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति, कहने का मतलब कि एकमात्र राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति, न कि 2 राष्ट्रपति होगा। एक राष्ट्रपति कहने का मतलब कि एक राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? भारत राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। मतलब कि भारत में राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा, है ना। दूसरा इसी में बात की जाएगी। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं प्रथम नागरिक किसका होते हैं? वही लोग, तो वो होते हैं देश का प्रथम नागरिक होते हैं। आगे चलते हैं। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति शुरू किए, देखिए बहुत बड़ी कहानी मिलेगा। अभी तो हम लोग खाली बात की है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। साथ में ये राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। और भारत में राष्ट्रपति का पद खाली कभी नहीं होगा, है ना। नोट में लिखा गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली है। बिल्कुल संसदीय प्रणाली है, जबकि यहाँ राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कहते हैं। और वही वर्ड बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 30 अप्रैल 1947 को किया गया था।
राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछता है कि भारत में राष्ट्रपति के शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कौन किया? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कितना तारीख को? तो 30 अप्रैल 1947 को, 30 अप्रैल 1947 को किया गया था, है ना। तो आर्टिकल 52 में ही दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का जो राष्ट्रपति वो प्रथम नागरिक होगा, है ना, देश का प्रथम नागरिक होता है। और भारत में राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। ये चीज़ आर्टिकल 52 में दिया गया है। हालांकि आर्टिकल आपके पास जो बुक होगा उसमें आपके पास जो बुक होगा आपके पास बुक उसमें हालांकि इतने दिया होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे आते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ में जो भी कार्यपालिका शक्ति होगा वो किस में निहित होगा? तो राष्ट्रपति में निहित होगा, है ना, राष्ट्रपति के अंतर्गत आएगा। उस व्यक्ति का प्रयोग, देखिए, उस शक्ति का प्रयोग वो स्वयं और अपने अधीनस्थों के द्वारा करते हैं। मतलब कि ये जो इसके में लिखा हुआ है कि संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति नियुक्त होता है, ये तो स्वयं करेगा और स्वयं के साथ इनके द्वारा जो जिनके द्वारा नियुक्त किया गया है उसके मदद से करेंगे। जैसे राष्ट्रपति जो है ना वो हमेशा और हमेशा सलाह ज़्यादातर लेता है किससे? पीएम से। अब पीएम प्लस में मंत्रिमंडल जो संघ का मंत्रिमंडल हुआ करता है उसका सदस्य और पीएम सलाह देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। तो यह आर्टिकल कितना में बात किया गया है? आर्टिकल 52-53 में बात किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति निहित होगी और उस शक्ति का प्रयोग वह अपने द्वारा जो चुने गए, अपने द्वारा जो नियुक्त किए गए व्यक्ति है उसके मदद से करेंगे, है ना। आइए अब हम लोग आते हैं आर्टिकल राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता में अगर बात करेंगे तो योग्यता 58 में है। तो 58 पहले हम देख लेते हैं। तो आपको लगता होगा कि 53 का 58 कैसे चल गए? नहीं, हम लोग रिलेट कर रहे हैं। आपको बोल दिया ना कि 52 से लेके हम लोग पढ़ेंगे 62 तक, आप टेंशन मत लेंगे, लेकिन रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कैसे पढ़ाना है वो हमको पता है। अब कैसे आपके माइंड में घुसा देना है समझा के उस हमको पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमको लगता है कि आपको 52 के बाद डायरेक्ट हम 58 पढ़ाएंगे तो आपको गड़बड़ होना नहीं चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से आपको इतना से इतना हम लोग करेंगे। जब एक बार चलेंगे ना 52 से 58 तक तो आप समझ में आ जाएगा कि हम क्या समझा रहे थे। क्या मतलब, कहने का मतलब हम 52 के बाद डायरेक्ट 53 के बाद 58 में आ रहे हैं ना, हमको कैसे आपको समझा देना है अपनी भाषाओं में, ये चलते हम 52 के बाद 53 के बाद कितना आ रहे हैं? 58। आइए 58 में 58 बोलता है कि राष्ट्रपति का योग्यता, आर्टिकल 58 में। तो योग्यता क्या क्या होता है राष्ट्रपति होने के लिए भैया? योग्यता, पहला योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। बिल्कुल, वह कहाँ का नागरिक हो? भारत को। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि जन्म से होना जरूरी नहीं है। वो जन्म से होना जरूरी नहीं है, लेकिन भारत के क्या हो? नागरिक हो सकता है उसका जन्म कहीं और हुआ हो और नागरिकता ग्रहण कर लिया भारत के, तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। बिल्कुल, लेकिन यही लिखा गया है कि जन्म से होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है ना कि राष्ट्रपति बनना है तो कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। दूसरी पॉइंट, कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है, मैक्सिमम कितना? मिनिमम 35, लेकिन मैक्सिमम निर्धारित नहीं है। मैक्सिमम कितना है वो पता नहीं है, नहीं निर्धारित किया गया हमारे संविधान में, लेकिन मिनिमम कम सबसे न्यूनतम आयु कितना लिखा है? 35 वर्ष। 35 वर्ष होगा तभी आप राष्ट्रपति के फॉर्म भर सकते हैं, था निर्वाचन में भाग लेंगे, था भाग नहीं ले सकते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य होना जरूरी नहीं है, बनने का योग्यता रखता हो, सिर्फ बनने का। देखिए लिखा गया है सिर्फ सदस्य बनने का, सिर्फ सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, न कि योग्यता हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। योग्यता हो, दूसरा अगला बोलता है कि लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति को ऐसा पोस्ट पर ना हो, मैंने राष्ट्रपति बनने से पहले ऐसा कोई पोस्ट पर ना हो जिसको लाभ के पद पर, जैसे बोलता है कि राष्ट्रपति, केंद्र राज्य मंत्री, ये सब जो है से लाभ के पद पर नहीं होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो अभी राष्ट्रपति है अगला बार वही राष्ट्रपति बनेगा, है ना, चुनाव अभी लड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति, केंद्र और राज्य के जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद पर नहीं होते हैं। इस संविधान में लिखा गया है। यही पर देखते हैं लाभ के पद में कि भारत के संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन 58(2) में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री,
सांसद लाभ का पद नहीं है। बताया गया 58(2) में कि लाभ के पद पर नहीं है ना। आगे चलते हैं, यहाँ में नोट बताया गया है। नोट में देखेंगे क्या नोट पर लिखा गया है कि लिखा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति संसद में निहित है। ये आर्टिकल कहाँ है? तो 71 का 3 में। देखिए अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 71 से 71 का 3 में है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे 52 से कि 52 से 62 पढ़ेंगे, नहीं 52 से 62 लिखा गया है, लेकिन इससे जो रिलेटेड है राष्ट्रपति से उसको तो पढ़ेंगे ना। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको दिख रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में नियम बनाने का शक्ति संसद में नहीं है। तो संसद कहाँ है, उसका प्रावधान कहाँ किया गया है? देखिए 71 का 3 में। तो 71 का 3 जो है इसके साथ रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। संसद में इस शक्ति का प्रयोग करके 1952, 74, 77 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की योग्यताओं के संबंध में कानून बनाए गए थे। मतलब इस शक्ति का प्रयोग करके संसद का किया था ना कि 1952 में, 1974 में, 1977 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के योग्यताओं के संबंध में क्या किया गया था? कानून बनाया गया था। अब बात है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसी में बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, इसी में जो आर्टिकल पढ़ रहे थे राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे 1952 में जो प्रस्तावक जो हुआ करता था वो हुआ करता था 0, 52 में 0, अनुमोदन भी 0 था। लेकिन 74 में 10 और 10, मतलब कि 10 को सहमति इधर से मिल जाएगा, 10 से इधर से मिल जाएगा। मैं 10 को प्रस्ताव पेश करने वाला, 10 को पास करने वाला, तो राष्ट्रपति में निर्वाचन हो सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें पैसा कितना आता था? 2500 रुपया आपको फॉर्म भरा लगता था। लेकिन 1997 में क्या किया गया ना, जैसे 10-10 था कि 10 को व्यक्ति मिल के जमा कर देना है, 10 को व्यक्ति पास करवा देगा तो आपको चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये 10 वाला बड़ी आसान हो जा रहा था, तो संख्या बढ़ा दिया गया। 97 में क्या कर दिया गया कि प्रस्तावक कितना होंगे, लोग प्रस्ताव करने वाला कितना होंगे? 50 गो, तो अनुमोदक करने वाला भी लोग कितना होंगे? 50 होना चाहिए, है ना। अब इस समय आपको बैंक में जमा कर पड़ता है पैसा कितना? 1500 रुपया, 15,000 रुपया। और पहले कितना था? 2500 रुपया, है ना। आगे देखते हैं वर्तमान समय में, वर्तमान में क्या है कि 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक ये निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ये पूरा का पूरा क्या होता है? निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। प्लस साथ में 15,000 की राशि का चेक जो कि आरबीआई के नाम पर देना होता है। यदि उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त कर लेता है तो उसे जमानत राशि जब्त हो जाती है। मैंने कह रहा है ना कि कुल मत है, कुल मत का अगर 1/6 भाग प्राप्त नहीं करते हैं वोटिंग, तो आप जो पैसा जो जमानत यहाँ जमा किए हैं 15,000 रुपया, वो सरकार आपका कर लेगा, जब्त कर लेगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 54 देखते हैं। आर्टिकल 54 क्या कहता है? निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 54 में क्या कहता है? निर्वाचक मंडल। देखेंगे पहला पॉइंट, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं देख लेंगे। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद। दूसरी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के, है ना। दिल्ली और पुदुचेरी, जैसे अब बिहार के हैं, ये विधानसभा की बात किया है, राज्य विधानसभा, बिहार साफ है। तो बिहार में जो होता है ना विधान परिषद, हमारा नीतीश सरकार है, नीतीश से विधान परिषद से मुख्यमंत्री बनते हैं। वो कभी भी राष्ट्रपति में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन में बोल रहा है कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सांसद, प्लस में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। आगे देखिए दिल्ली और पुदुचेरी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये दिखा रहा है जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी और दिल्ली भाग लेते हैं। आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा गया है। नोट में थोड़ा पढ़ेंगे।
दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में 70वां संविधान संशोधन 1952 के माध्यम से जोड़ा गया है। ये सब जो लोग हैं भाग लेते हैं दिल्ली का पुदुचेरी का, वो 17वां संविधान संशोधन 1952 के माध्यम से जोड़ा गया है। पहली बार 1997 के चुनाव में इन्होंने भाग लिया था। जोड़ा गया 1952 में, 92 में, सॉरी 52 नहीं 1992, सॉरी 1992, 1992 में जोड़ा गया 17वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 5 साल के बाद चुनाव होता है। पहली बार 1997 में चुनाव में भाग लिए थे। पहली बार राष्ट्रपति 1952 में शंकर दयाल शर्मा के समय आए थे। 97 में के आर नारायण क्या कर गए थे, राष्ट्रपति में बने थे। ठीक है, राष्ट्रपति बने थे उस समय यहाँ पे वोटिंग दिया गया था। कौन, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। आगे आइए, देखिए और कौन कौन इसमें भाग नहीं लेते हैं देखना होगा। कुछ अभी अभी हम बोले यहाँ पर कि भाग लेने वाले लोग जो है, भाग लेने वाले सदस्य ये हैं। जैसे भाग लेने वाले सदस्य क्या है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के राज्य विधानसभा परिषद नहीं, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और कौन कौन लोग भाग नहीं लेते हैं, जैसे मनोनीत सदस्य भाग कभी ले सकते, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। मनोनीत कहने का मतलब लोगों के द्वारा चुना गया, मैंने राष्ट्रपति बना तो राष्ट्र अपने से मनोनीत करते हैं। एक नियुक्ति अलग होता है और मनोनीत अलग होता है। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, है ना। आपसे आपसे एक होमवर्क है, आप कमेंट करके बताएंगे। मेरा क्लास देख रहे हैं, जो भी देखेंगे कमेंट करके बताएंगे। आपसे निवेदन है, कमेंट करके बताएंगे कि कितने राज्य विधान परिषद का सीट, कितने राज्य विधान परिषद है, कितने राज्य में विधान परिषद है, कितने राज्य में विधान परिषद है। मेरा सवाल सुन लिए, बोला गया कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति में और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत करने का मतलब हम उसको चुन दिए, उसको नियुक्त नहीं किए, क्या कर दिए, अपने से मनोनीत कर दिए। ठीक है, नॉमिनेट कर दिए, तो इसमें वो हो जाएगा, भाग नहीं लेता है। और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो आपसे होमवर्क है कि कितने राज्य विधान परिषद है और कौन कौन है, कौन कौन सा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद है, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, आपको तो हो गया कि निर्वाचित के बारे में बात कर दिए हम लोग, हो गया। यहाँ पर देखेंगे निर्वाचन मंडल के बारे में बात कर दिए। अब हम लोग निर्वाचन की रीति। तो निर्वाचन के रीति जो है सो आर्टिकल आपको 55 में है। निर्वाचन के रीति जो है आर्टिकल 55 में है, जबकि निर्वाचन मंडल था 54 में, और 54 निर्वाचन मंडल और 55 निर्वाचन के रीति। रीति क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि रीति कहने का मतलब गुप्त रीति होता है इसका ना, कि गुप्त मतदान किया जाता है। गुप्त, आप किसी को बता नहीं सकते हैं। तो गुप्त के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त कहने का मतलब और अनुपातिक कहने का मतलब आप वोटिंग देंगे, अगर आपको कोई देख ले, आप वोटिंग दे के आप बोल देंगे कि हम उसको दिए हैं, तो उसका वोटिंग की क्या हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अनुपातिक रूप से, अनुपातिक रूप से क्या होता है आगे थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, आगे बताएंगे फिगर के माध्यम से। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही क्या होते हैं, वोटिंग होते हैं। और अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं, मतलब जनता वोट नहीं देते हैं, जनता के द्वारा जो व्यक्ति चुने गए हैं उन लोग वोट देते हैं। तो अप्रत्यक्ष मतलब कि अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इन लोग का निर्वाचन होता है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि संसद, लोकसभा के वोट पेपर, संसद को लोकसभा के वोट पेपर होते हैं ग्रीन होते हैं, जबकि एमएलए के क्या होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। एमएलए का गुलाबी रंग का, और लोकसभा के वोट पेपर के पेपर होते हैं, पेपर जो मिलता है वो गुलाबी होते हैं, है ना। एकल संक्रमणीय का मतलब यहाँ पे आप समझ लेंगे, समझा देते हैं। एकल संक्रमणीय कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति है, मतलब कि 3 व्यक्ति चुनाव में खड़ा है। कितने व्यक्ति खड़ा है चुनाव में, 3 व्यक्ति खड़ा है। एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, तो अब व्यक्ति देने वाला ढेर से आदमी है, वोटिंग देने वाला ढेर से आदमी है। एक व्यक्ति जो वोट देने जाएगा, वो 3 व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, वो ए है, बी है, सी है।
तीनों व्यक्ति है तो एक व्यक्ति जो वोट देने, जैसे हम गए वोट देने, तो हम जाएंगे ना तो हम तीनों को वोट देंगे, तीनों के। लेकिन तीनों में से किसको सबसे ज्यादा मान्य देते हैं, किसको मान्यता सबसे ज्यादा देते हैं, है ना। जैसे हम मान ले कि हम इसको ज्यादा मानते हैं तो इसको हम 1 नंबर पर रख देंगे, और दूसरा मान ले कि इसको हम रख देते 2 नंबर, इसको रख दिए, ये बच गया 3 नंबर, यानी कि इसको वैल्यू ज्यादा दिए, इसको कम दिए, इसको कम दिए, ठीक है। और जैसे वही में आप गए तो आप वैल्यू किसको दिए सबसे ज्यादा, कि हम इसको मानेंगे, आप फिर दूसरे इसको मानेंगे, तीसरा इसको मानेंगे। और आपका जो दोस्त है सुनुआ मनुआ, वो क्या करेगा सुनुआ मनुआ, कि उसको मान लीजिए कि इसको वैल्यू दे दिया 1, मतलब उसके फेवर में है कि इसको हमको बनाना है, जिसको आपको फेवर में कि वोट तो तीनों को देना है, ये नहीं कि एक को देखा जाएगा, तीनों को देना है। लेकिन जिसको आप फर्स्ट चुनेंगे उसका प्रायिकता वैल्यू ज़्यादा होगा, कि आप उसको ज़्यादा मान्यता दिए, ठीक है ना। और जो आपको सुनवा मनवा है उसको मान लिया इसका 1, तो इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, यानी कि ज़्यादा वैल्यू किसको दिया, सी के लास्ट में। लेकिन एक व्यक्ति सबको, जितना खड़ा चुनाव में रहेंगे उस सभी को क्या करेगा, वो वोट देगा, है ना। आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब, है ना। समझ में आ गया कि एक व्यक्ति जो वोट देने जाएगा वो 3 व्यक्ति खड़ा तीनों को वोट देगा, लेकिन आप सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, उन नंबर से पता चलता है ना। और लास्ट में नंबर से है आपको निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें लिखा गया यहाँ पर कि गुप्त मतदान। गुप्त मतदान क्या लिखा है, गुप्त मतदान कि राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई कोई वाइप वाइप राशि नहीं की जाती है। मतलब न कहने का मतलब कि इसका जो राष्ट्रपति के जो होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त होता है। अगर आप वोट देने गए और आप वोट दे के आके हल्ला कर दिए कि हम इसको दिए हैं, अगर हल्ला हो गया तो गुप्त तो रहा नहीं, तो आपका वोट क्या कर दिया जाएगा, उसमें से रद्द कर दिया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। चलिए, अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन के यहाँ लिखल है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन, तो अप्रत्यक्ष देखिए सबको बारी बारी से लिखा गया है। जैसे यहाँ पर जो जो यहाँ पर लिखे गए थे कि गुप्त मतदान, तो गुप्त मतदान के बारे में हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय है, अप्रत्यक्ष है, सबके बारी बारी से नीचे बताया गया है, सबके बारी बारी से हम लोग देखते हैं, है ना। तो गुप्त मतदान तो आप देख लिए, अब देखते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या कहता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। हम बोल रहे कि इनडायरेक्ट निर्वाचन चुनाव होता है के, मतलब हम जिसको चुने, हम जनता है, हम चुने, इसको क्या कर दिए, हम चुन दिए आपको MP के, हम चुन दिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य को चुन दिए, हम लोकसभा के चुने, तो लोकसभा वोट देगा पर राष्ट्रपति के। हम तो डायरेक्ट नहीं दिए, हमको द्वारा जो चुना गया व्यक्ति है उसके द्वारा वोट दिया गया। ये चलते का लिखा है कि अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हम वोट नहीं दे रहे हैं, है ना, इनडायरेक्ट वोट दे रहे हैं। अब आते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जहां एक व्यक्ति का मत पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित होता है, उसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, फिर से समझेंगे कि जहां एक व्यक्ति का मत जहां एक व्यक्ति का मत पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित होता है। जिसने बोले कि आप व्यक्ति हैं तो आप एक से बेसी व्यक्ति को चुनेंगे, आप एक को दिए प्रायिकता तो सबको देना, तो सबको देना होगा, चौथों को देना होगा, उसी को क्या बोलते मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। कोई दिक्कत, उसी को कहा जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या आता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या कहता है देखेंगे। अनुपातिक में क्या कहता है कि एक MLA का मत का मूल्य, एक विधायक का मत का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य का 1/, कितना, 1000, 1/1000 का हुआ करता है, मत हुआ करता है, मूल्य हुआ करता है। एक MLA का
मत का मूल्य, मतलब एक एमएलए जो है विधायक, उसका एक वोट का वैल्यू कितना होगा? तो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य का 1/1000, 1/1000। देखिए यहाँ पर नोट में लिखा गया है, नोट में क्या लिखल है? लिखल है कि जनसंख्या 1971 की जनगणना, जनसंख्या 1971 की जनसंख्या है। मान लीजिए 1971 का, अभी तक 1971 से चलते आ रहा है, लेकिन इसको 1931 में बदल दिया जाएगा। 1971 की जनसंख्या है, यह जनसंख्या 26 तक चलेगी, 26 तक चलेगी, और 26 चलेगा तो 5 साल, 26 और 5 कहता हूँ 31, और 2031 में इसको क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। अभी जो चलता है निर्वाचन, वो कौन सा जनगणना का तहत चलता है? तो 1971 का जनगणना का तहत चलता है। देखिए बिहार की एमएलए, बिहार के एमएलए कि वोट का वैल्यू होता है 173। बिहार का एमएलए, बिहार का विधायक का, एक विधायक का वोट कितना होता है, वैल्यू होता है 173। वही वही यूपी का होता है 208, एक एमएलए का 208। यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको होता है? उत्तर प्रदेश के। और सबसे कम किस एमएलए का वैल्यू कम है? सबसे कम किसका? सिक्किम के है। सिक्किम में कितना? 7। और बिहार के कितना? 173। अब डायरेक्टली पूछता है कि सबसे ज़्यादा है तो यूपी 208, सबसे कम है तो सिक्किम 7। और अगर बिहार के एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी वगैरह दरोगा के, तो सवाल कर देता है कि बिहार की एमएलए के वोट के वैल्यू कितना होता है? 173। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे जैसे एग्जाम्पल, जनसंख्या इतना दिया गया, कब का दिया गया जनसंख्या? 1971 का जनसंख्या तक दिया गया है। तो कुल जनसंख्या का और राज्य कितना वैल्यू, हमारा राज्य के कितना है, राज्य विधानसभा कितना है? तो 243। देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचन कुल सदस्य कितना है? 243। 243 से हम भाग दे रहे हैं, गुने कितना लिखे थे? 1000 लिखे थे। अब भाग दिए तो कितना आया? लगभग 173 आया। तो अभी हम बोले ना कि हमारे बिहार का एक एमएलए का वैल्यू कितना है बहादुर, एक एमएलए का वैल्यू कितना है बहादुर? 173। नोट, 2022 के चुनाव पूरे देश में एमएलए का मुख्य वैल्यू कितना है बहादुर? तो 54, 32, 31, 54, 32, 31। 2022 के चुनाव पूरे देश के एमएलए का मूल्य कितना है? तो 54, 32, 31, 54, 32, 31। आगे तो क्या है, मत से आगे आगे काम देगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक एमएलए, एक एमएलए करें, एक एमपी का मत मूल्य। अब एमएलए के बारे में खत्म हो गया, अब एमपी में आते हैं, है ना। एमएलए में क्या था कि कुल राज्य जनसंख्या बटा विधानसभा, विधानसभा के कुल सदस्य गुने कितना? 1000 था, वो था एमएलए। लेकिन यहाँ पर एमपी है, एमपी के बारे में बात कर लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लेते हैं कि विधायकों के वोटों का कुल मूल्य बटा निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या। ठीक है, ये आपको आ जाएगा। हम बोल रहे हैं, आओ फिर से समझेंगे। बोला कि विधायकों के वोटों का मूल्य बटा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो कुल अभी बात किए थे कितना? 54, 32, 31। बटा में निर्वाचित सदस्य कितना है? 776। तो कितना आया? लगभग आ गया 776। 776 के अलावा कितना आ गया बहादुर लोग? तो हम लोग बात करें 700। संपूर्ण देश के एमएलए का मूल्य, संपूर्ण देश के एमएलए का मूल्य इतना होता है। संपूर्ण देश का एमएलए का मूल्य कितना होता है? इतना होता है ना। चलिए आज हम लोग इतने रखते हैं, हमको तबीयत आज अच्छा नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। क्लास अच्छा लगता है राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति के सवाल को जो चैप्टर हम पीछे पढ़ा चुके, जैसे प्रस्तावना पढ़ा चुके, आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ा चुके, नागरिकता पढ़ा चुके, मौलिक अधिकार पढ़ा चुके, मूल कर्तव्य पढ़ा चुके, राज्य के नीति निषेध तत्व पढ़ा चुके। लगभग इतना चैप्टर हम पढ़ा चुके। इसको आप चैप्टर लगा के और घटना चक्र बुक से, आपके पास कोई भी बुक हो जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल हो, उसको लगाएंगे। जो सवाल नहीं बनेगा तो कमेंट में हम क्या करेंगे? मैसेज करके बताएंगे। चलिए धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे। थैंक यू।